Hello everyone, I hope that you're all doing well. Welcome to भारतीय आईएएस इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले बजट का पार्ट 4। सो ऑलरेडी बजट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। आप सेम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल में लेक्चर है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये इंडियन इकोनॉमिक सीरीज आने वाली यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का मेंस 2024 के लिए स्पेशली आर्टिकुलेट और स्पेशलाइज्ड बनाई गई है। तो आप ये इंडियन इकोनॉमिक सीरीज के लेक्चर कंटिन्यूसली देखें और अपना जो भी प्रिपरेशन है और एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैं आपको बताया हूं, इंडियन इकोनॉमिक सीरीज हमारी चल रही है, उसमें मैं लेक्चर 1 पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है इंडियन इकोनॉमी की, वहाँ पे लेक्चर 1 पार्ट 1, लेक्चर 1 पार्ट 2, लेक्चर 1 पार्ट 3, लेक्चर 1 पार्ट 4। सो पहला का जो लेक्चर 1 था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें 4 पार्ट थे। ये लेक्चर 2 है जो कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, नथिंग बट हम बजट पढ़ रहे हैं। इसमें फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन भी पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के जो भी कॉम्पोजिशन होता है, पावर्स होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ उससे सबके बारे में डेफिनेटली हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी तो हम बजट के ऊपर ही हैं। सो बजट में 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो एज जो लोग मुझे ऑलरेडी देख रहे हैं उनको पता है हम कहाँ पे ख़त्म करें। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, हम ये पूरे स्लाइड्स ऑलरेडी हमारे लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ओके, बजट पहली बार किसने रखा था, बजट प्रेजेंट करना ज़रूरी है या नहीं है, बजट का रोल क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है, बजट के फंक्शंस क्या है, ये बजटिंग फंक्शंस हैं, और किस तरीके से बजटिंग फंक्शंस हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। थोड़े एमसीक्यूज भी हम करे थे। ठीक है, बजट प्रिपरेशन करने में कौन कौन इंस्टीट्यूशंस और कौन से लोग उसके बिहाइंड होते हैं। ठीक है, बजट मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, बजट किस तरीके से पास होता है, जनरल डिस्कशन क्या है, डिटेल बजट क्या है, प्रेसिडेंट कब असेंट करना है, अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या है, फाइनेंस बिल का मतलब क्या है, बजट का जो मेकिंग प्रोसेस है वो इतना सीक्रेट क्यों रखा जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो बजट ऑब्वियसली पास होता है। जब बजट पास होगा तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी को ये अथॉरिटी, ये परमिशन मिलेगी कि आप जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। जब रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी से पैसे निकाल सकती है तो फिर अपोजिशन का क्या ही रोल रहेगा। इसलिए अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया था, एक चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स का मतलब है कि किसी की एक्टिविटी के ऊपर आंख रखना, दैट इज कॉल्ड एज चेक्स, और देखना कि वो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो रहे। तो बैलेंस करने के लिए अपोजिशन को थोड़े टूल्स दिए गए हैं जिसका नाम है कट मोशंस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कट मोशंस पास करे तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, उसके इम्प्लीकेशंस भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू भी हम देखें, और दिस द लास्ट टॉपिक। सो बजट में पार्ट 3 में हम ये यहाँ पे ख़त्म करे थे। बजट जो प्रोसीजर है, जो बजट में चेंजेस आए हैं 2014 के बाद, वो क्या क्या चेंजेस है, पहले क्या क्या चेंजेस थे। सो चेंजेस इन द बजट बिफोर 2014, आफ्टर 2014, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ चुके हैं अपने पार्ट 3 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में फैक्चुअल डेटा है। यहाँ पे पूरे हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे बजट और फाइनेंस या मनी, गवर्नमेंट की बोरोइंग रहो, उससे रिलेटेड है ये सब। ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 109 क्या बोलता है। ओके, याद तो रखना है, ये आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसेस देता है मनी बिल को पास करने का। तो स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा मनी बिल्स के लिए। मतलब क्या है, अगर एक बिल को, एक गवर्नमेंट की ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को बेसिकली बिल बोलते हैं, वो बिल अगर पार्लियामेंट में रखते हैं तो भी बिल ही कहा जाएगा, जब पास होता है तो बिल एक्ट बनेगा। राइट। सो नॉर्मल जो बिल्स होते हैं जिसमें मनी रिलेटेड कुछ नहीं होता है और गवर्नमेंट वो बिल को ऑर्डिनरी बिल इस तरीके से कहती है, तो वो बिल को पास करने का तरीका अलग है। बट जब गवर्नमेंट खुद से डेजिग्नेट करती है कि ये बिल मनी बिल है, या कोई बिल में फाइनेंसेस या मनी की बात होती है, तो ऑटोमेटिकली इसको गवर्नमेंट ही खुद डेजिग्नेट करेगी ये मनी बिल है।
तो मनी बिल को पास करने का एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर मेंशन किया गया है आर्टिकल 109 में। ओके, आर्टिकल 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दिया गया है। आर्टिकल 112 में इनडायरेक्टली इसे बजट ही कहते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात याद रखिए, बजट का वर्ड मेंशन है ही नहीं। देयर इज नो वर्ड एज बजट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, इंस्टेड ऑफ बजट, बजट के अलावा हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स एनुअल मीन्स सालाना, गवर्नमेंट को फाइनेंस का स्टेटमेंट देना होगा। मीन्स कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया है और वो गवर्नमेंट क्या क्या करी है वो पैसों से। ओके, सो रेवेन्यूज और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट को बताने हैं हर साल। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन किया गया है आर्टिकल 112 में। इसे ही हम ऑर्डिनरी हमारी लोकल लैंग्वेज में, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बजट, ठीक है। बट बजट एज अ वर्ड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर दिस पॉइंट। आर्टिकल 113 इज ऑल्सो देयर, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एस्टिमेट्स। ओके, अब एस्टिमेट्स भी दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि नहीं हम ये साल के ही एस्टिमेट देंगे, हम लास्ट ईयर एस्टिमेट नहीं देंगे, या हम आने वाले जो भी साल है वो साल के एस्टिमेट नहीं देंगे। कितना परसेंटेज इकोनॉमिक ग्रो होगा, पर कैपिटा इनकम कितना ग्रो होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ग्रो होगा, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में कितना हम एलोकेशन ज़्यादा करेंगे। तो पहले का, अब का, पिछला, आने वाला, तो ये पूरे क्या हो गए, एस्टिमेट्स बोलते हैं हम। तो क्या एस्टिमेट्स यही साल का देना है, क्या गया हो गया 100 साल का भी देना है, क्या आने वाला साल का भी देना है, तो उसके बारे में भी प्रॉपर्ली दिया गया है आर्टिकल 113 में। आर्टिकल 114 सेज अप्रोप्रिएशन बिल्स टू बी प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है अप्रूवल बिल, तो गवर्नमेंट को अप्रूव करना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट से पैसे निकालना है, तो ये प्रॉपर्ली इसमें दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 115 टॉक्स अबाउट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको याद ये रखना है कि ग्रांट्स रिलेटेड 2 आर्टिकल्स है हमारे पास। ग्रांट्स का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देना। अब वो कौन से बेसिस पे ग्रांट गवर्नमेंट देगी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। उसके लिए नीति आयोग भी रिकमेंडेशन कर सकती है, उसके ऊपर फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंड कर सकती है। बट आपको पता ही है फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग ये 2 भी बॉडीज एडवाइजरी बॉडीज है। ये गवर्नमेंट को सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि चलो भाई ये स्टेट में ये कमी है, आप उनको इतना ग्रांट दो। बट अल्टीमेटली ये डिसीजन टू गिव ग्रांट रिलाइज सोनली ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर ही ये रिलाई करता है कि वो किस स्टेट को ग्रांट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बेसिकली ग्रांट क्या है, एक फ्री फाइनेंशियल असिस्टेंस है। मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेस्ट नहीं लेगी, ना स्टेट गवर्नमेंट को वो चुकाना होगा आगे जाके। सो ग्रांट रिलेटेड अगर कई आर्टिकल्स हैं हमारे पास तो 2 आर्टिकल्स है, रिमेंबर दिस पॉइंट, आर्टिकल 115 एंड आर्टिकल 116 याद रखना है आपको, ठीक है। आर्टिकल 115 में स्पेसिफिकली सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स है। आर्टिकल 116 में वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स है। रिमेंबर यही करना है, छोटे मोटे एग्जाम्स में ये आ सकता है, सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, या ये आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं कि 2 आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल में कौन से ग्रांट्स स्पेसिफाई किए गए हैं, आप उसे ही रट्टा मारना है, ठीक है, राइट। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ आर्टिकल 117 क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल बेसिकली डील करता है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट से। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब है कितने तरह के डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, क्या सेस होगा, कितने सरचार्जेस होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टैक्सेशन रिलेटेड जो भी होगा वो फाइनेंशियल बिल में ही आएगा। आर्टिकल 150 टॉक्स अबाउट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि किस तरह के अकाउंट स्टेट में होने चाहिए, किस तरह के अकाउंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में होने चाहिए। तो बेसिकली ये तो आपको ही पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया 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 इस तरीके से कहते हैं, यूनियन यूनियन ये आता है। Whereas स्टेट का कैसा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट।
तो ये तीन फॉर्म्स है, ये तीन वैरायटीज है अकाउंट्स के, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये फॉर्म्स कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 150 में। आर्टिकल 151 ये बोलता है कि जितना भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसका पूरे ऑडिट रिपोर्ट्स बनाना, ऑडिटिंग करना मीन्स कहाँ से पैसा गवर्नमेंट के पास आया है और गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ पे एक्सपेंडिचर करी है, क्या जितना पैसा आया है उतने पैसे का एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं हुआ, क्या जो एक्सपेंडिचर करने के एक स्कीम में जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो स्कीम का ऑब्जेक्टिव हुआ या अचीव हुआ या नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमेशा ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फाइन, दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक है क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर्स, एक होता है क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर्स। ओके, तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, एक है क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर, दूसरा है क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर। क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर का मतलब है एक यूनिवर्सिटी बनाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीज़ दिया है, सो ये क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर हुआ है। हमारे तेलंगाना में रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी प्रपोज की है हमारे स्टेट में, तेलंगाना में। उसके लिए गवर्नमेंट ने नियरली अबाउट 800 करोड़ प्लस मीन्स चिल्लर 800 करोड़ प्लस रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दी हैं। ये हो गया है हमारा क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए ये 100 करोड़ रुपीस जो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिए हैं, क्वेश्चन है कि ये क्यों दिए हैं। 800 करोड़ रुपीस एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किए हैं, क्वेश्चन है कि ये क्यों दिए हैं। सो जब भी एक्सपेंडिचर होता है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव तो बताना पड़ेगा कि किस वजह से आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे ये है कि एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में बनाएंगे और बना के क्या करेंगे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनका यहाँ पे एनरोलमेंट इंक्रीज करेंगे, उनका यहाँ पे दाखला, उनका यहाँ पे एडमिशन इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करके उनको दाखला एडमिशन देने के बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम 50 पीएचडी स्कॉलर्स निकलना चाहिए, ट्राइबल्स। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से नियरली 50 पीएचडी स्कॉलर्स निकलना चाहिए, मीन्स वहाँ से वो आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। ओके, ये हो गया है ऑब्जेक्टिव। अगर समझिए कि ये सब करने के बाद भी हमें 50 पीएचडी स्कॉलर्स नहीं आए हैं, वो यूनिवर्सिटी से नहीं आए बाहर, तो क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है हम कहते हैं, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव हम रखे थे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ है। ओके, सो क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर बेसिकली कितना एलोकेट किया जाता है। क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर का मतलब है ऑब्जेक्टिव हम अचीव करें या नहीं करें। अगर नहीं करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर तो हुआ है बट ये क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर नहीं है। बिकॉज जो एक्सपेंडिचर की क्वालिटी कब मानी जाती है, जबकि वो एक्सपेंडिचर से हमें आउटपुट आता है, जब ये एक्सपेंडिचर से हमें आउटपुट आता है। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर एक लड़का या लड़की, उनके समझो मैथमेटिक्स पूरे है, माँ बाप क्या करेंगे, उनको ट्यूशन भेजेंगे। ट्यूशन भेजने के लिए एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर। तो माँ बाप ये चाहते हैं कि ये मैथमेटिक्स में जो ये फेल मार्क्स आ रहे हैं ये पास होना है, इसलिए हम बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं। तो माँ बाप क्या करेंगे, लड़का हो लड़की को वो भेजेंगे ट्यूशन भेजने के बाद में फिर जब रिजल्ट्स आते हैं, अगर लड़का या लड़की पास हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये एक्सपेंडिचर उनका क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर था, क्योंकि आउटपुट या उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव किया है। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो जो हमारी ऑडिटिंग जो करती है, काग बेसिकली करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं उन्होंने ऑडिट करते हैं। ऑडिट में ये दो भी देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एक्सपेंडिचर हुआ और क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, समझ में आ गया शायद आप सबको।
ठीक है, क्लियर। चलिए, so article 151 deals with audit reports. Article 265 deals with what? Taxes not to be imposed save by the authority of law. Taxes not to be imposed saved by the authority of law. मतलब क्या है? सेव का मतलब है विदाउट, आप ऐसा समझिए, विदाउट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहो, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रहो, बिना पार्लियामेंट या असेंबली से पास किए टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली टैक्स इम्पोजिशन करना है तो आपको लॉ के थ्रू ही आना पड़ेगा। सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ मीन्स लॉ के लिए ये सेव किया गया है, उसके लिए रखा गया है। ओके, मतलब क्या, अगर टैक्स का एक प्रपोजल गवर्नमेंट लेती है, बीजेपी गवर्नमेंट, चलो भाई ये टैक्स लगाएंगे बोल के ऐसा प्रपोजल लेती हैं, तो वो डायरेक्टली एक जियो, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या एक ऑर्डिनेंस लगा के या एक गवर्नर का जियो लगा के आप नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। पहले इसको लॉ बनाओ। मतलब लॉ बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा या असेंबली में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्लियर कट दिया गया है आर्टिकल 265 पे, कोई भी टैक्स हम नहीं लगा सकते। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड अनटिल अनलेस इट डज नॉट पास द अथॉरिटी ऑफ लॉ। रिमेंबर दिस पॉइंट। Article 266 deals with consolidated fund and public accounts of India and also states. Article 267 deals with contingency fund. गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तीन तरह के फंड्स ही होते हैं, ये तीन याद रखिए, इसके अलावा कोई और फंड्स नहीं है इनके पास। मेजरली ये बड़े बड़े तीन ही हैं, उसके अंदर ही आते हैं। जितने भी आपके पास न्यू अगर आप फंड्स देखें, क्योंकि मनरेगा फंड भी होता है, राष्ट्रीय महिला कोष भी होता है, ठीक है, डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी होता है, बट वो पूरे फंड्स इनमें की ही क्लासीफाई किए जाते हैं, मेजरली पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में ही क्लासीफाई किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास बड़े में सिर्फ तीन ही फंड्स होते हैं, उसके ज़्यादा नहीं होते हैं। जो भी नए फंड्स आते हैं अंदर हम इसके अंदर ही कहीं बिठा देते हैं। आर्टिकल 267 कंप्लीटली डिफरेंट है, कंटीजेंसी फंड। आर्टिकल 275 ग्रांट फ्रॉम द यूनियन, फ्रॉम द सेंटर टू द यूनियन, सेंटर टू द स्टेट और यूनियन टू द स्टेट। सो ग्रांट्स, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को? क्या ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, लिखा हुआ है। आर्टिकल 275 में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे सकती हैं। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में है। आर्टिकल 281 रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो कि एडवाइजरी नेचर है। सो आर्टिकल 280, आर्टिकल 281 डील्स विद व्हाट? फाइनेंस कमीशन, ये बात याद रखिए। आर्टिकल 292, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो गवर्नमेंट फिर एक्सपेंडिचर्स कैसा फुलफिल करना। अगर मेरी सैलरी कम हो जाती है या मुझे सैलरी मेरे पास नहीं आती है या मैं जॉब छोड़ देता हूं तो मेरा घर कैसा चलना? तो ऑब्वियसली मैं बैंक से लोन लूंगा, नहीं तो कोई दोस्त को पूछूंगा, या मेरा घर के पेपर्स गिरवी रख के मैं लोन उठाऊंगा। मॉर्गेज भी कर सकता हूं, रहन पे भी रख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास ये चॉइसेस है। क्या गवर्नमेंट के पास अगर पैसे कम पड़ जाते हैं या कोविड ऐसा सिचुएशन आ जाता है, उतने टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, बट एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहेगा। प्रेसिडेंट की सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, जजेस के सैलरी पे जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाए हैं, वो जो भी स्कीम्स में जितने पैसे देना है वो तो कम नहीं होंगे। तो एक साइड आपको कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि आपके पैसे कम हो जाते हैं, बट एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे ही, तो कम तो नहीं होंगे। तो वो सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या बारो कर सकती है? तो गवर्नमेंट को भी ये परमिशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आप भी बारो करिए, यू कैन ऑल्सो बारो। सो अंडर आर्टिकल 292 इट इज क्लियरली मेंशन दैट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारो कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनल बारोइंग भी कर सकती है, इंडिया के अंदर से भी पैसा रेस कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से भी रेस कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक से पूछ सकती है, IMF से पूछ सकती है कि पैसे दीजिए, तो ये होगी एक्सटर्नल बोरोइंग्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनल बोरोइंग्स भी करती है, अपने बॉन्ड्स बेचती है, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, किसान विकास पत्रा है, और रिसेंटली है ये नए बजट में महिला सेविंग सर्टिफिकेट भी रिलीज हुई है। सो गवर्नमेंट इंटरनली भी बॉन्ड्स के थ्रू पब्लिक को बॉन्ड्स देके, ट्रेजरी बिल्स और सिक्योरिटीज देके भी रेस कर सकती है। तो क्या ये इनके पास पावर है? तो आंसर है एब्सोल्युटली उनके पास ये पावर है, ठीक है। चलिए
तो ये हो गए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए हैं हमारे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बजट। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बोलिए, फाइंड द करेक्ट कोड। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे, आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल, आर्टिकल 292 बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। पॉज करिए, आंसर करिए। ठीक है, सो आंसर मेरे हिसाब से 1 और 3 हो सकता है। चलो देखेंगे। आर्टिकल 116, 110, 292। आर्टिकल 116 क्या बोल रहा है? वोट ऑन अकाउंट। तो आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है? आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल बोल रहे हैं यहां पे। ठीक है, आर्टिकल 110 ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। ठीक है, इस वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल नहीं है, ये मनी बिल है। आर्टिकल 292 बोरिंग्स हम अभी पढ़ें, तो आंसर हमारा है 1 और 3 आर करेक्ट। फाइंड द करेक्ट कोड। क्लियर? राइट। चलिए अभी बजट के, तो हमारी वो टॉपिक हो गए। बजट के हमारे, जब ये बजट प्रेजेंट किया जाता है 8 पार्ट्स में 8 डॉक्यूमेंट्स होते हैं बजट के। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 के बाद या 21 या 22 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। बजट डॉक्यूमेंट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 8 पार्ट्स। 8 पार्ट है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पार्ट है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और एक पार्ट है, फाइनेंस बिल भी है यहाँ पे, स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट 2003, ये 2 स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ओके, सो पहला कौन सा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा डिमांड फॉर ग्रांट्स, तीसरा फाइनेंस बिल। ये 3 याद रखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल। तो ये 3 हो गए। चौथा सेपरेट है, स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम। एफआरबीएम आ गया तो चौथा है डॉक्यूमेंट। इसके अंदर 2 है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। याद रखिए MTFP, इसके ऊपर मेंस क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नमेंट की मीडियम टर्म पॉलिसी क्या है? इसमें आपको लिखना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट के बारे में अभी क्या है, किस तरीके का ट्रेंड रहा है और गवर्नमेंट में किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उसमें, वो सब आपको बोलना पड़ेगा। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मीडियम टर्म मीन्स 3 से 5 साल का हमें यहाँ पे एस्टिमेट दिया जाता है। उसके बाद में एक्सपेंडिचर बजट, उसके बाद में रिसीव बजट, उसके बाद में एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। एक्सपेंडिचर बजट मतलब है कितना पैसा हम एलोकेट कर रहे हैं, कितना पैसा है, कहाँ कहाँ पे कितना कर रहे हैं। प्रोफाइल का मतलब है कौन से एरियाज पे हम कर रहे हैं, नाम देना पड़ेगा, स्पेस पे, डिफेंस पे, एग्रीकल्चर पे। प्रोफाइल मीन्स डिटेल में जाना पड़ेगा। बजट एट ग्लांस, ये भी हमें देखते हैं। और उसके बाद में बजट हाइलाइट्स बोल के आता है। बजट एट ग्लांस या बजट हाइलाइट्स वो भी सेम डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये 8 डॉक्यूमेंट हम देखेंगे अभी। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट से पढ़ रहे हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बजट का एक स्टेटमेंट देना। कलेक्ट्स फंड्स बाय द वे ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कलेक्ट करें फंड्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेस। ड्यूटीज भी हमारे ऊपर लगा सकती है गवर्नमेंट बारो भी कर सकती है। सो गवर्नमेंट कैन डू collection of taxes, collection of duties and borrowings to meet its expenditure। तो ये कलेक्शन हो गया, कलेक्शन का मतलब है रेवेन्यू, ये एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंडिचर। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड लास्ट ईयर डील करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जब भी गवर्नमेंट ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती है पार्लियामेंट में, तो वो थोड़े एस्टिमेट्स देती है। वो एस्टिमेट्स क्या हैं? ओके, बजट एस्टिमेट्स इस तरीके का, BE इस तरीके का कभी कभी आप देखते हैं पेपर में। ये है क्या? बजट में जो निर्मला मैडम उठ के पढ़ते हैं कि स्पेस में हम इतने पैसे देंगे, डिफेंस में इतने पैसे देंगे, हेल्थ में इतने पैसे देंगे, क्या ये जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स है, जो एस्टिमेट करके एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट बता रही है, क्या ये फाइनल कमिटमेंट्स है गवर्नमेंट के? नहीं है। जो बजट में बोला जाता है वो फाइनल नहीं है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ये सोच लेती है कि चलो भाई ये साल 1 लाख करोड़ रुपीस आएंगे, 1 लाख करोड़ रुपीस आने की वजह से 10,000 करोड़ एग्रीकल्चर को देंगे, ओके 10,000 करोड़ इंडस्ट्री को देंगे, 10,000 करोड़ इसरो को देंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट सोच लेती है कि इतना पैसा हमें
आना चाहिए ये साल के ईयर में, और ये पैसों से हम रोलिंग, मतलब याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट जब बजट रखती है, ओके, जितने भी करोड़ का गवर्नमेंट बजट रखती है, 30 40 50 करोड़ का जो भी गवर्नमेंट बजट रखती है, तो आप ऐसा समझते हैं कि ये पूरा पैसा एक बड़ी सी बिल्डिंग में जमा है, या आरबीआई के पास ख़जाना है इतनी बड़ी, जो कि हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो एक्सटेंडेड वर्जन था उसमें हम देखें कि एक बड़ा सा ड्रैगन होता है, पूरे पैसों पे ऐसा लौटते रहता है। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा एक बिल्डिंग में है? तो एब्सोल्युटली नॉट। याद रखिए, हर महीना गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग करती रहती है, इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज़। सो वही पैसा 12 महीने तक कितना आ सकता है, गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर लेती है, मीन्स फोरकास्ट कर लेती है कि 12 महीने में ये फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा तो आएगा, लास्ट ईयर इतना आया था, अब थोड़ा बढ़ के आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, अब समझो इसरो को 10,000 करोड़ दे दिए हैं, एलोकेट किए। इसका मतलब क्या है, अप्रैल 1 जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, क्या अप्रैल 1 को ही इसरो को 10,000 करोड़ उनके खाते में डाल रही है गवर्नमेंट? नहीं, इसरो को इतना एलोकेट किया गया है, जब भी इसरो के पास पैसों की ज़रूरत होती है तो वो एक अप्रूवल लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वहाँ से पैसा आते रहता है। तो 10,000 करोड़ इसरो के पास भी कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसा जैसा मंथ्स आते रहते हैं, जो मंथ में जितना पैसा गवर्नमेंट को आता है उतना पैसा रिलीज किया जाता है। तो ये एक रोलिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा है और एक ही दम पूरों को दे रहे हैं और एक ही दम काम शुरू हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोविड आ गया तो पैसे कम आ गए। पैसे कम आने की वजह से कभी कभी आप सुनते होंगे कि आपके सिबलिंग्स रो